Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. We have started the third chapter from History of Class 10th and the name of the chapter is Nationalism in India. और आज हम पढ़ेंगे Towards Civil Disobedience. ये नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर ये एक टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे धीरे धीरे सिविल डिसोबियंस की तरफ बढ़े। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया। क्यों कॉल्ड ऑफ किया, क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, जबकि महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये मूवमेंट एकदम नॉन वायलेंस तरीके से चले, मगर ऐसा नहीं हो पाया और इसी वजह से महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया। अब जो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे वो इतना थक चुके थे लोगों के वायलेंस थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, जिसमें ये कहा गया था कि अब इंडियंस भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो कुछ लीडर्स जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। क्यों वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था, they felt that it was important to oppose British policy within the councils, argue for reforms and also demonstrate that these councils were not truly democratic. इनको लगता था कि अगर हम काउंसिल के अंदर रहेंगे तो हमें ब्रिटिश पॉलिसी समझ में आएगी और हम आराम से उसको अपोज कर पाएंगे, उसके विरुद्ध खड़े हो पाएंगे और धरना दे पाएंगे और ये बता पाएंगे लोगों को कि देखिए जो ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं हैं। तो ऐसा चाहते थे कौन कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसीलिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन उस समय कुछ यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये लोग उस समय यंग थे। आपको पता है मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। तो इन लोग को क्या लगता था कि नहीं, हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें और ज़्यादा आंदोलन करना चाहिए और हमें जब तक पूरी इंडिपेंडेंस न मिल जाए हमें लड़ते रहना चाहिए। ये लोग ये चाहते थे। कौन लोग? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट, अब क्या हुआ, कांग्रेस में जो है इंटरनल डिबेट चल गई। आपको पता है क्यों चली? क्योंकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि हम स्वराज पार्टी बनाएं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, मगर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंगर लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम एकदम आंदोलन करें और पूरी तरह से स्वतंत्रता पाएं। हम अंग्रेज़ों के अंदर रह के किसी भी इलेक्शन को नहीं लड़ेंगे। ऐसा कौन चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। अब इसी तरह उसी समय जब ये सारा इंटरनल डिबेट चल रही थी, मतलब कांग्रेस के अंदर ही लोग आपस में डिबेट कर रहे थे, उस समय दो चीज़ें हुई जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे दिया और वो चीज़ें हुई थी 1920s के डिकेड में। ठीक है, 1920 के दशक में। पहली चीज़ तो ये हुई कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। मतलब इसमें क्या था, इसमें जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ना इकोनॉमी एकदम गिरने लगी। उसकी वजह से इंडिया पे क्या असर हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस थे वो भी गिरने लगे और जो डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स थी वो भी गिरने लगी। ठीक है, डिमांड ही नहीं होने रही थी कि हमारे एग्रीकल्चर गुड्स की। आपको पता है इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज़्यादा होता है और अगर उसकी ही डिमांड गिर जाएगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे?
ठीक है। तो हम बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को बाहर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाहर हमारी मांग क्या हो गई थी, कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमें पैसे भी नहीं मिल रहे थे। इस वजह से जो पीजेंट्स थे, मतलब जो किसान थे, छोटे किसान, उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी फसल बिक नहीं रही थी, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। दूसरा, उनको टैक्स तो देना ही पड़ता था, टैक्स में कोई कमी नहीं आई थी। ठीक है। अब इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो ये टैक्स कैसे पे करेंगे? तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी पीजेंट्स को, छोटे किसानों को। ठीक है। By 1930, the countryside was in turmoil. टर्मोइल मतलब होता है अशांति। कंट्री साइड में एकदम अशांति फैल गई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कंट्री साइड में ही हैं, जो कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब क्या हो गया था, अब उसी समय जो दूसरा, पहला रीज़न तो ये था कि क्या था, हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो सिचुएशंस थी इंडिया में, उसमें जो इंडियन पॉलिटिक्स को दो फैक्टर्स ने शेप दिया, दो फैक्टर्स ने। तो पहला फैक्टर तो क्या था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है। जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। लोगों को लगता था, खास करके जो किसान थे हमारे, उनको लगता था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो अंग्रेज़ों की वजह से हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ लगातार टैक्स के लिए लोगों पे ज़ोर डालते रहते थे। ठीक है। और दूसरा रीज़न ये था कि उसी समय आ गया था साइमन कमीशन। ठीक है। साइमन कमीशन क्या था, अब इसको पढ़ेंगे। नई गवर्नमेंट बनी थी ब्रिटेन में, जिसका नाम था टॉरी गवर्नमेंट। ठीक है। नई टॉरी गवर्नमेंट बनी ब्रिटेन में, जिसने डिसाइड किया कि एक कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन किसके अंडर में होगा, सर जॉन साइमन के अंडर में। किसके अंडर में? सर जॉन साइमन के अंडर में। ठीक है। तो जो साइमन कमीशन था वो किसके अंडर में बनाया गया था, सर जॉन साइमन के। तो ये कमीशन बना और इसको भेजा गया इंडिया में। क्या सोच के भेजा गया? ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इंडियंस डिमांड कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। तो साइमन कमीशन इसलिए भेजा गया था कि वो हमारी हेल्प करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है। The commission was to look into the functioning of the constitution system in India and suggest changes. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को बनाने में हेल्प करने के लिए और हमें सुझाव देने के लिए किसको भेजा गया था? साइमन कमीशन को। तो ये चीज़ तो अच्छी की थी ब्रिटेन ने। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उस जो साइमन कमीशन था ना, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है। एक भी इंडियन मेंबर उसमें नहीं था। सारे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। अब बताइए, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अच्छा बन पाएगा? इसी वजह से इंडियंस ने बहुत विरोध किया साइमन कमीशन का। जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, सभी ने एक स्लोगन निकाला, गो बैक साइमन। साइमन वापस जाओ। ठीक है। सभी पार्टीज़ जो कि उस समय थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, ये सारी पार्टीज़ क्या हो गई, धरने पे बैठ गई। सब मिल के एक साथ धरने पे बैठ गए कि नहीं, साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ेगा। क्यों वापस जाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं है और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और हम ही नहीं शामिल हैं इसमें। इसीलिए इंडियंस को बहुत गुस्सा आया था। अब उस समय जो वायसराय थे इंडिया के, वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, उस समय इंडिया के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो उन्होंने देखा यार कि चीज़ें तो एकदम ख़राब होती जा रही हैं, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की अक्टूबर 1920 में। उन्होंने हमें ऑफ़र दिया कि आप डोमिनियन स्टेटस का ले लो। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो। अब डोमिनियन स्टेटस क्या था? इसमें था कि आप अपने इलेक्शन खुद कराओ, अपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिसको भी बनाना है आप बनाओ, लेकिन आप रहोगे ब्रिटिशर्स के अंडर में ही।
ठीक है, आपको आज़ादी दे दी जा रही है कि आपको अपना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है बनाइए, जिसको प्रधानमंत्री बनाना है, जिसको राष्ट्रपति बनाना है बनाइए, लेकिन वो जब भी बात होगी तो आप माने जाओगे कि आप ब्रिटिशर्स के अंडर में ही हो। तो ये था डोमिनियन स्टेटस। उसके बाद लॉर्ड इरविन ने ये भी कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी लंदन में, तो आप आइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, दो ऑफर दिए थे इरविन ने, पहला तो डोमिनियन स्टेटस का, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, लेकिन कांग्रेस इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई। उसने कहा नहीं, साइमन कमीशन को तो वापस जाना ही पड़ेगा, हमें ना आपका डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ना ही आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको हिस्सा लेना है। ठीक है, तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। ठीक है, और इस समय जो हमारे यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। और जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, कौन कौन, जैसे ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये लोग धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता को खोते जा रहे थे। क्यों खोते जा रहे थे? क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं ना कहीं ये मान लिया था कि चलो अगर ब्रिटिशर्स हमें डोमिनियन स्टेटस का दे रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी तो आज़ादी हमें ब्रिटिशर्स दे रहे हैं तो उनको ही एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं चाहते थे। उनको था कि आज़ादी तो हमें पूरी की पूरी ही चाहिए, जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का इंडिया में दबदबा बढ़ने लगा, लोग उन लोगों को पसंद करने लगे। और जो हमारे लीडर्स थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनकी प्रभावशीलता खत्म होने लगी। ठीक है, in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Poon Swaraj or full independence for India. कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। कब हुआ था ये सेशन? ये सेशन हुआ था दिसंबर 29 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, किस कांग्रेस सेशन में की गई थी? तो लाहौर के इस कांग्रेस सेशन में की गई थी, याद रखना। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था? फुल इंडिपेंडेंस, कि हमें थोड़ी मोड़ी ये डोमिनियन स्टेटस ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर ये डिक्लेयर किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ये उस समय डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हम आज़ाद हो नहीं पाए और हम इंडिपेंडेंस डे नहीं मना पाए। So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. महात्मा गांधी ने सोचा कि लोगों के अंदर फ्रीडम की फीलिंग तो है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फीलिंग को डे टू डे के जो इश्यूज़ हैं ना उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। जब लोगों के सामने ये बताया जाएगा कि कैसे अंग्रेज़ों की वजह से हम अपने कॉमन यूज़ की चीज़ें भी नहीं खरीद पाते, नहीं यूज़ कर पाते, तो लोगों के अंदर फ्रीडम की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए स्टार्ट हुआ था द सॉल्ट मार्च और उसके बाद द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि सॉल्ट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सिंबल है लोगों को यूनाइट करने का। ऐसा महात्मा गांधी को लगता था कि अगर सॉल्ट को वो उठाएंगे ना, सॉल्ट के मुद्दे को उठाएंगे तो ज़्यादातर लोग कनेक्ट हो पाएंगे। क्यों कनेक्ट होंगे? क्योंकि चाहे रिच हो पुअर हो, हर कोई सॉल्ट को यूज़ करता ही है और अंग्रेज़ों ने सॉल्ट पे बहुत भारी भरकम टैक्स लगा के रखा था और उन्होंने कहा था कि सॉल्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो सिर्फ अंग्रेज़ ही करेंगे और कोई नहीं करेगा।
तो ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने उठाई, लोगों के सामने लाई। लोगों को भी ये बातें जेन्युइन लगी। उन्होंने कहा हाँ, सॉल्ट तो हमारा ऐसा है कि जिसको हमें डेली यूज़ करना ही है, उस पे भी ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सारी वजह थी इसी वजह से महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल समझा कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।